वेलकम टू लॉ वाला चैनल स्टूडेंट्स। मैं आपकी एजुकेटर आकृति सेठ आपके लिए लेके आई हूँ लॉ फाउंडेशन बैच का इंडियन पीनल कोड का लेक्चर नंबर 34। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप लोग मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं एंड रोज आप इन चीजों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो आपको पता है कि आजकल हम लोग कर रहे हैं कौन सा चैप्टर नंबर 16 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, जो बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी जो हमारी होती है उसके साथ अगर ऑफेंसेस हो रहे हैं तो कौन से प्रकार के ऑफेंसेस हैं, किस टाइप के हैं और कैसे उन्हें पनिश किया जाएगा, ये हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 16 में। चैप्टर नंबर 16 अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर भी है अगर हमें समझ आ जाए कि कॉन्सेप्ट है क्या। इस चैप्टर में बहुत सारे डिफरेंट ऑफेंसेस डिफाइंड हैं और उनकी पनिशमेंट्स भी दी गई है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आईपीसी है एक सब्सटैंटिव लॉ जहां पे क्या डिफाइंड होता है कि ऑफेंस क्या है और उसकी पनिशमेंट क्या है। तो ये सब कुछ यहाँ पे डिफाइंड है और इसलिए क्योंकि ये चैप्टर बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर के लिए बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला चैप्टर है, मैंने इस चैप्टर को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है आपके लिए। पहले हमने डील किया कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है और मर्डर क्या होता है, उसकी एक्सेप्शंस पढ़ी, उसके एक्सप्लेनेशंस पढ़ी, ट्रांसफर ऑफ मैलिस पढ़ा, सपोज सर्कमस्टेंसेस पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 304A रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट पढ़ा, 304B डाउरी डेथ पढ़ा, अबेटमेंट वाले सेक्शंस पढ़े, अटेम्प्ट वाले सेक्शंस पढ़े, ठग क्या होता है वो पढ़ा, और फिर हमने किया मिसकैरेज क्या होता है वो वाले सेक्शंस हमने करे 318 तक। उसके बाद कल के मेरे लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर करा था, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के जो डिफरेंट सेक्शंस हैं वो हम लोगों ने कवर करे, जो होते हैं 319 319 से लेके 338 तक। ये हम लोगों ने कल के चैप्टर में पढ़ा था, कल के लेक्चर में हमने कवर किया था और हमने डिटेल्ड वे में उनको पढ़ा था। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो बड़े बड़े मोटे सेक्शंस हैं इनको क्रिस्प फॉर्म में आप क्या करो, आप बना लो अपने फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में इन सेक्शंस को, या फिर मेरे नोट्स को जो कि आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएंगे हमारी पीडब्ल्यू की ऐप पे, आप लोग ले लीजिए उसका प्रिंट आउट और अपने पास हैंडी रखो। तो जब भी रिवीजन करो तो उन लोगों को उन जो नोट्स हैं उनको ध्यान से पढ़ लो। अब समझने की बात एक और है कि रिवीजन कैसे करते हैं। आप बोलोगे मैम आप तो चैप्टर नंबर 16 ऑफ आईपीसी तक आ गए हो, पीछे का रिवीजन कैसे करें, आप तो आगे आगे बढ़ी जा रहे हो। तो स्टूडेंट्स, करेक्ट वे ऑफ रिवीजन इज नॉट कि आप हर बारी अपनी बुक उठा लो, हर बारी अपने नोट्स उठा लो। करेक्ट वे ऑफ रिवीजन इज कि आप मेंटल रिवीजन करो। जब आप मेरा लेक्चर सुनते हो उसके बाद आप एक बार नोट्स को पढ़ लो, एक बार उसको ग्लिम्स कर लो और समझ लो सब कुछ। उसके बाद सब कुछ बंद कर दो और अपनी आंखें भी बंद कर लो और इमेजिन करो और रिविजिट करो अपनी पिक्चर मेमोरी के साथ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। जो स्टोरीज मैंने आपको सुनाई थी केस लॉस के माध्यम से, या फिर जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे, उनको याद करने की कोशिश करो। जब आप उनको याद करने की कोशिश करोगे तो उसकी हेल्प से आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी होगी और वो कॉन्सेप्ट जो है वो वापस आ जाएगा आपके पास और आपको आराम से वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो जो हमारा लॉ फाउंडेशन बैच के माध्यम से एम था कि हम आपका बेस मजबूत करें, हम आपका फाउंडेशन मजबूत करें, आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और लॉ के इस सब्जेक्ट के ऊपर आपकी बहुत ही स्ट्रांग ग्रिप हो जाएगी, बहुत ही स्ट्रांग होल्डिंग हो जाएगी। तो हमारा एम यही है कि हम आपका हैंड होल्डिंग करें, हम आपका हाथ पकड़ के आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाएं। उसके बाद हम आप लोगों को क्या प्रोवाइड करते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर भी प्रोवाइड करते हैं जो क्विज के फॉर्म में भी होते हैं। तो आप अपना जो एप्लीकेशन आपने समझी है उनको आप अप्लाई करें क्वेश्चंस में और आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरा पक्का करें। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट पढ़ने वाले हैं। 339 से 348 तक सेक्शंस हम पढ़ेंगे और कल के आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स क्या होता है, क्रिमिनल फोर्स क्या होता है, असॉल्ट क्या होता है। उसके बाद हम लोग सेक्सुअल ऑफेंसेस करेंगे, अमेंडमेंट एक्ट पढ़ेंगे, किडनैपिंग और अबडक्शन पढ़ेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ हम लोग पढ़ते जाएंगे और इस चैप्टर नंबर 16 को खत्म करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आप सबके लिए रेलेवेंट है अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट हैं और आप लोग पीटी या फिर मेंस का पेपर देने वाले हैं या फिर आप इंटरव्यू के लिए भी अपीयर करने वाले हैं, तो आपके लिए रेलेवेंट है क्योंकि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के आप देख लोगे और आप मान जाओगे कि जो बात मैं बोल रही हूँ वो बिल्कुल सही बोल रही हूँ।
अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट हो और आपका पेपर में वो बड़े बड़े पैसेजेस आने वाले हैं, लीगल अवेयरनेस होना जरूरी है, लीगल एप्टीट्यूड होना जरूरी है, तब भी आपके लिए रेलेवेंट है, क्योंकि आपको जो कॉन्सेप्ट है, जो लॉ का आपका दायरा है वो बढ़ जाएगा, आपका जो लॉ का स्कोप है वो बढ़ जाएगा, क्लैरिटी रहेगी। और लीगल टर्म्स को सुनते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी चाहे इसमें से क्वेश्चन ना भी आए, बट जब आपका लॉ एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा और आप लॉ स्कूल में आ जाओगे, तब तो आपने ये पढ़ना ही है। तो पहले अगर पढ़ लिया और थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए बाद में, तो क्या ही बुराई है, ठीक है। अगर आप एक एलएलबी स्टूडेंट हो और आपका सेमेस्टर एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तब भी आपके लिए रेलेवेंट है। और अगर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो या फिर आप एक एकेडमिशियन भी हो, तब भी आपके लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, अब समझना ये है कि आज के इस लेक्चर में हम लोग कौन सी चीजों को कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं वो एक बार। तो हम लोग कवर करेंगे कि इंट्रोडक्शन करेंगे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का, ठीक है। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होता क्या है और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है, उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे, केस लॉस के साथ पढ़ेंगे। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कॉन्सेप्ट याद रहे अच्छे से। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट पढ़ने वाले हैं आज, और उसके बाद रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में क्या डिफरेंस होता है हम लोग वो भी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये है हमारा आज का डेली टारगेट जो हम लोग आज कवर करने वाले हैं। अब इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो समझना क्या है कि सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो हमें देता है कुछ फंडामेंटल राइट्स और कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जिनको इन्फोर्स कराने के लिए आप कहां जा सकते हो, कोर्ट तक जा सकते हो अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि अगर देयर इज अ ब्रीच ऑन एनीबडीज पार्ट और वो आपके फंडामेंटल राइट्स आपको एक्सरसाइज नहीं करने दे रहा, जो आपको किसने दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है, जो हमारा क्या होता है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। तो आप कहां जा सकते हो, आप जा सकते हो कोर्ट भी इसको इन्फोर्स कराने के लिए। आर्टिकल 19 और 21 ये कहता है कि हर एक पर्सन को राइट है कि वो कंट्री में थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया वो फ्रीली घूम सके, उसके पास राइट है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो और पर्सनल लिबर्टी उसको गारंटी करी गई है एज पर आर्टिकल 19 और 21। तो एक बार आप समझ लेते हैं कि आर्टिकल 19 कहता क्या है। आर्टिकल 19 बात करता है कि आपके पास क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। बेसिकली आपको ये राइट दिया गया है कि आपको जो भी बोलना है आप वो बोल सकें और आपका जो भी राइट है आप उसको एक्सरसाइज कर सके और कोई भी आपको बोलने के लिए रोक नहीं सकता। जो भी आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है कोई भी उसको आपको कर्टेल नहीं कर सकता। तो क्या समझने की बात है स्टूडेंट्स, समझना ये है कि क्या है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप अपनी बात जो भी चाहे बोलना चाहो आप बोल सकते हो, आप पीसफुली असेंबल कर सकते हो कहीं पे भी जहां आपका मन चाहे, असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म्स एंड एम्यूनिशन, आप पीसफुली कहीं पे भी जा सकते हो। आप एसोसिएशंस को फॉर्म कर सकते हो, एसोसिएशंस या फिर यूनियंस को फॉर्म कर सकते हो जब आपका मन चाहे। आप फ्रीली थ्रू आउट इंडिया मूव कर सकते हो, आप रिसाइड कर सकते हो या फिर सेटल कर सकते हो किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में, और आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये सब कुछ कहता है। और आज के इस लेक्चर में जो हमारे लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट पॉइंट होने वाला है, फ्रीली थ्रू आउट इंडिया आप मूव कर सकते हो, जहां आपका मन चाहे आप वहां जा सकते हो। मन करता है पंजाब में रहो, मन करता है कर्नाटका में रहो, केरला में रहो, जहां मन चाहे गुजरात में रहना है गुजरात में रहो, वेस्ट बंगाल में रहना है वेस्ट बंगाल में रहो, जहां मन चाहे आप वहां पे जा सकते हो, मूव कर सकते हो, और जहां मन चाहे आप वहां पे रिसाइड कर सकते हो, उस जगह पे रह सकते हो। आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 कहता है कि आपको प्रोटेक्शन है, किससे प्रोटेक्शन है, ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की आपको प्रोटेक्शन है। और ये एक फंडामेंटल राइट है जो कि हमें कौन गारंटी करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस राइट के अंदर राइट टू लाइफ है, राइट टू डाई है, राइट टू
लाइवलीहुड है, राइट टू लाइवलीहुड भी दिया गया है, और राइट टू शेल्टर है, राइट टू फ्री एयर है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस आर्टिकल को बहुत ही ज्यादा समझाया गया है, बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के द्वारा, बहुत सारे केस लॉस के द्वारा इस आर्टिकल को समझाया गया है मल्टीपल टाइम्स, और इसका जो स्कोप है उसको हमेशा वाइडन अप करता गया है, उसके स्कोप को हमेशा बढ़ाते गए हैं ये लोग। तो आपको क्या समझना है कि जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, उसने आपको ये राइट दिया है कि आप फंडामेंटली कहीं पे भी जहां आपका मन चाहे घूम फिर सकते हो, कहीं पे भी रह सकते हो, तो अगर कोई भी आपके इस फंडामेंटल राइट को क्या करता है, कर्टेल करता है, रोकता है आपको फ्रीली मूव करने से, रोकता है आपको किसी डायरेक्शन में जाने से, या फिर आपको बंदी बना के कहीं रख लेता है, आपको कन्फाइन करता है, आपको रोकता है किसी भी डायरेक्शन में जाने से, तो हम क्या बोलेंगे, एक ऑफेंस हो रहा है अंडर द इंडियन पीनल कोड, और आपका जो राइट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके डिफीट हो रहे हैं, उनको क्या किया जा रहा है, उनको कर्टेल किया जा रहा है, और इसके लिए आप कोर्ट भी जा सकते हो। और जब हम बात करते हैं कि ये एक ऑफेंस है, दिस इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और ये पनिशेबल है अंडर द इंडियन पीनल कोड। तो अब क्या समझना है कि 339 और 340 सेक्शन बात करते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की, और क्या बोलते हैं कि आईपीसी इनको पनिशेबल कहता है। आईपीसी क्या कहता है कि सेक्शन 339 से 348 तक अगर कोई भी ऑफेंस हो रहा है तो दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है। अब क्या समझना है, सबसे पहले हम लोग ये दोनों सेक्शंस को समझ लेते हैं ब्रीफली। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का मतलब है एक्टस रियस क्या हुआ, आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो बेसिकली नहीं जाने दे रहे आप ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हो कि कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना जाए, वो जो डायरेक्शन में उसको जाने का राइट था। और क्या कर रहे हो, वॉलंटरली कर रहे हो, इंटेंशनली कर रहे हो, नॉलेज के साथ कर रहे हो, या फिर रीजन टू बिलीव है, जो भी आप कर रहे हो गिल्टी माइंड के साथ कर रहे हो, आपको पता है कि आप उसको रोक रहे हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए, तो हम क्या कहेंगे कि आप कर रहे हो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का ऑफेंस। इसमें एक एक्सेप्शन दी गई है कि अगर कोई गुड फेथ में बिलीव करता है कि मैं ओनर हूं और वो रोकना है किसी पर्सन को किसी डायरेक्शन में जाने के लिए, तो हम उसको एग्जेम्प्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब 340 का कहता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, आप ऑब्स्ट्रक्ट करते हो किसी को किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए, किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए, और वॉलंटरली कर रहे हो, मतलब आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो, इंटेंशनली कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, नॉलेज के साथ कर रहे हो, और वट एवर यू डूइंग इज यू हैव अ रीजन टू बिलीव, तो आप क्या कर रहे हो, एक ऑफेंस कर रहे हो अंडर दिस चैप्टर, अंडर दिस सेक्शन। तो क्या समझना है, अगर आप ए को इस डायरेक्शन में जाने से रोकते हो, अगर आप ए को इस डायरेक्शन में जाने से रोकते हो, तो आप क्या कर रहे हो, ए को रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर रहे हो। उसके पास राइट था कि वो फंडामेंटली कहीं पे भी घूम सके, जहां उसका मन चाहे वहां घूम सके, और आप उसको रोक रहे हो, तो आप रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर रहे हो। बट अगर आप उसको कर रहे हो किसी भी डायरेक्शन में जाने से रोक रहे हो, आपने उसको इस कमरे के अंदर बंद कर दिया और वो इस कमरे के बाहर नहीं जा पा रहा, किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर पा रहा, तो आप उसको रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहे हो। ये एक बेस्ट तरीका है इसको समझने का, ठीक है। अब डिटेल में जरा समझते हैं कि होता क्या है। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का मतलब है कि आप ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहे हो वॉलंटरली। वॉलंटरली हमने कहां पढ़ा था, सेक्शन नंबर 39 में हम पढ़ चुके हैं। आप लोग वापस जाके मेरे स्पेशल वर्ड्स एंड मीनिंग वाली क्लास भी देख सकते हो, या फिर आप लोग कॉलेज से ये पढ़ के आए हो कि वॉलंटरली क्या होता है, इंटेंशनली करना, या फिर नॉलेज के साथ करना, रीजन टू बिलीव के साथ करना, कोई भी एक्ट आप खुद से वो चीज कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हो कि वो पर्सन जो है प्रोसीड ना कर सके इन एनी डायरेक्शन, जहां पे उसके पास राइट था उस डायरेक्शन में जाने के लिए, तो आप रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर रहे हो। और इसकी जो एक्सेप्शन दी गई है वो ये है कि अगर एक प्राइवेट वे है, अगर एक प्राइवेट लैंड है और आपको लगता है गुड फेथ में, मतलब आप जो कर रहे हो मेंसरिया के साथ नहीं कर रहे हो, गुड फेथ में आप बिलीव करते हो कि आप उस जगह के ओनर हो और आपके पास राइट है कि आप उसको यहाँ से ना जाने दो, तो क्या बोलेंगे, आप सही हो और आपको एक्सेप्शन मिल जाएगी। जैसे कि जब मैं ए को इस डायरेक्शन में जाने से रोक रही थी, तो मैं क्या कर रही थी, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। बट अगर मैं मानती हूं कि ये मेरा एक प्लॉट है, ये मैं प्लॉट की ओनर हूं, और मैं ए को इस डायरेक्शन में जाने से रोक रही हूँ, और यहाँ पे मैंने बना दिया एक गेट और मैंने लगा दिया एक ताला, तो ये क्या मैं कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं ओनर हूँ,
इन गुड फेथ आई बिलीव दैट आई एम द ओनर ऑफ दिस हाउस, और मेरे को लग रहा है अगर मैं को यहाँ जाने दूंगी तो ट्रेसपास हो जाएगा मेरी प्रॉपर्टी पे, इसीलिए मैं उसको रोक रही हूँ, तो आई एम वेल विद इन माई राइट्स एंड आई विल बी कवर्ड अंडर द एक्सेप्शन। ठीक है, अब क्या समझना है, एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। रुचिका जो है एक पब्लिक रोड पे वॉक कर रही है, जहां पे उसके पास राइट है कि वो वहां से जा सके। राकेश जी जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं उसको जाने से, जबकि उनको पता है कि उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो उसको रोके, तो वो क्या कर रहा है, वॉलंटरीली कर रहा है, नोइंगली कर रहा है, रुचिका को प्रिवेंट करता है कि वो उस रास्ते से ना जाए। तो जो राकेश है उन्होंने क्या किया है, राकेश ने एक्चुअली में रिस्ट्रेन कॉज किया है रुचिका को। ओके, यस, ओके। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ए ने एक वॉल को बिल्ड कर दिया अक्रॉस अ पाथ, जहां पे जेड का राइट था कि वो पास कर सके। अब ये एक रोड थी, यहाँ पे इन्होंने एक वॉल बिल्ड कर दी जिससे कि जो जेड है वो इस डायरेक्शन में ना जा सके। तो उसने क्या किया है, उसने रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर दिया है। ए इलीगली ओमिट करता है और प्रॉपर ऑर्डर नहीं लेता विद द फ्यूरियस बफेलो, और जो कि उसके पोजेशन में थी, और वॉलंटरीली डेटर करता है जेड को कि वो उस रोड से जा सके। तो जेड के पास राइट था कि उस रोड से जा सके, तो ए ने क्या किया है, वॉलंटरी रिस्ट्रेन किया है। जैसे कि इमेजिन करो, अब ए है वो उसको यहाँ से जाना था, सॉरी जेड को जाना था, जेड को यहाँ से जाना था, और ए है यहाँ पे, ए अपनी बफेलो के साथ है। ये बफेलो है, थोड़ी फनी बफेलो है बट आप लोग समझ जाओ। ठीक है, ये बफेलो है, अभी इसको डराता है, ये इसको इस डायरेक्शन में नहीं जाने देता, जबकि इस डायरेक्शन में जाना इसका राइट है, तो ये क्या कर रहा है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर रहा है। ठीक है, अब A threatens to set a savage dog at Z if Z along a path along which Z has a right to go. Z is thus prevented from going on a path. अब जैसे कि A ने धमकी दी, A ने थ्रेटन किया कि अगर तुम इस रास्ते से आए तो मैं क्या करूंगा, मैं जो ये डॉग है मेरे पास, इसको छोड़ दूंगा, ये तुम्हारे पास बाऊ बाऊ करता हुआ आएगा और तुम्हें काट लेगा। ये जो डॉग है ये हमारा डॉग है, ठीक है, ये हमारा डॉग है, ठीक है, और ये इसको इस डायरेक्शन में आने से रोक रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर डॉग जो है वो रियली सैवेज नहीं है, बट इफ ए वॉलंटरीली कॉजेज जेड टू थिंक सो, तो भी वो एक क्या कर रहा है, वो एक ऑफेंस कर रहा है अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, तो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, रेसिपी क्या है हमारी, इसेंशियल टिप्स क्या है जो मुझे हाथ में रखनी है, वो क्या है कि सबसे पहले एक ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, एक रुकावट हुई, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ मतलब रुकावट हुई। जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसने प्रिवेंट किया कंप्लेनेंट को कि वो एक डायरेक्शन में ना जा सके, प्रिवेंट किया उसको कि वो इस डायरेक्शन में ना जा सके या फिर इस डायरेक्शन में ना जा सके। और जो पर्सन है या कंप्लेनेंट है उसके पास राइट था कि वो इस डायरेक्शन में जा सके, उसके पास क्या राइट था कि वो इस डायरेक्शन में जा सके, और आपने उसके उस राइट को ब्रीच करा है, आपने उसको नहीं जाने दिया, तो आपने एक ऑफेंस किया है अंडर दिस सेक्शन। तो वॉलंटरीली ऑब्स्ट्रक्ट अ पर्सन, इसका क्या मतलब है, इसके मतलब को एक बार समझ लेते हैं डिटेल में। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार डिटेल में ही समझ लो, उसके बाद जस्ट फ्लो चार्ट को देखोगे तो आपको पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन याद आ जाएगी। तो वॉलंटरीली हमने पढ़ा है सेक्शन 39 में, उसका मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन इज सेट टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरीली, जब वो करता है अपनी इंटेंशन के साथ, या फिर जो भी वो करता है उसको पता है, या फिर उसको रीजन टू बिलीव है। तो क्या तीन वर्ड्स को ध्यान रखना है, इंटेंशन, रीजन टू बिलीव, या फिर नॉलेज के साथ आप कोई एक्ट कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, वो एक्ट कर रहे हो वॉलंटरीली। ठीक है, वॉलंटरीली का क्या मतलब है, बेसिकली कॉजेशन ऑफ इफेक्ट, कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप जो डिफाइन करता है। जब कोई पर्सन ऐसा कॉज करता है एनी इफेक्ट इंटेंशनली या फिर नोइंगली, या फिर उसको रीजन टू बिलीव है कि सामने वाले को ऐसा लगेगा कि वो क्या कर रहा है, कोई भी एक्ट कर रहा है वॉलंटरीली। रीजन टू बिलीव को डिफाइन किया गया है सेक्शन 26 में, और ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं जब हमने स्पेशल वर्ड्स एंड मीनिंग वाला चैप्टर पढ़ा था। तो हमने क्या किया था, अगर किसी को रीजन टू बिलीव है मतलब उसको सफिशिएंट कॉज है ऐसी चीज मानने का, बट नॉट अदरवाइज। तो बेसिकली सफिशिएंट कॉज है, सफिशिएंट कॉज जो होता है हमारा टेस्ट होता है। तो तीन वर्ड्स जो आपको वॉलंटरीली के कंटेक्स्ट में याद रखने हैं वो है इंटेंशन था, या फिर नॉलेज थी, या फिर रीजन टू बिलीव था, जो भी आप एक्ट कर रहे हो। अच्छा, अब क्या समझना है, जब आपको वॉलंटरीली प्रूव करना है तो आपको तीन तरीके से प्रूव करना है। या तो आपको इंटेंशन थी वो रुकावट लाने के लिए, इंटेंशन थी वो ऑब्स्ट्रक्शन को कॉज करने के लिए, या फिर आपको नॉलेज थी
कि आपकी एक्ट से ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होगी, या फिर आपको रीजन टू बिलीव था कि जो भी आप कर रहे हो उससे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होगी, तो आप क्या कर रहे हो, एक ऑफेंस कर रहे हो और आप जो भी एक्ट कर रहे हो वो वॉलंटरली कर रहे हो। दिस मीन्स कि जो भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है वो किसी टाइप की डायरेक्ट फिजिकल फोर्स है, साइकोलॉजिकल फोर्स है, या फिर अप्रीहेंडेड डेंजर है। या तो आपने एक दीवार खड़ी कर दी, वॉल खड़ी कर दी तो फिजिकल हो गई, या फिर आपने उसके मन में डर पैदा कर दिया, साइकोलॉजिकल फियर कर दिया। जब वो डॉग जो था वो क्या कर रहा था, बाउ बाउ, जब वो डॉग बाउ बाउ कर रहा था तो आपने साइकोलॉजिकल फियर कॉज कर दिया, या फिर आपने ऐसा डेंजर उसको अप्रीहेंशन कर दी, उसके मन में ऐसा भय बिठा दिया कि वो डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा जिसमें उसके पास राइट था जाने का। तो आप क्या कर रहे हो, एक एक्ट कर रहे हो अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, अगर उसके पास इवन इफ देयर आर मोर वेज जिससे आप रिस्ट्रेन कर रहे हो उसको एक डायरेक्शन में जाने के लिए, तो भी क्या कहेंगे, ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेन है। जो टेस्ट है उसमें बेसिकली क्या है कि डिसअलाउ कर रहे हो आप किसी भी पर्सन को कि वो मूव करे इन वन या फिर सेवरल डायरेक्शन, बट एटलीस्ट एक डायरेक्शन जरूर होनी चाहिए और जो कि वो फ्रीली राइट था उसका मूव करने का। जैसे ही आप उसको जो है एक डायरेक्शन में जाने से रोकते हो, आप क्या करते हो, ऑफेंस करते हो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का। बट अगर आप उसको सारी डायरेक्शंस में जाने से रोकते हो तो आप एक ऑफेंस कर रहे हो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का। ठीक है, अब क्या समझना है, पर्सन कौन है, जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है वो किसको कॉज होनी चाहिए, किसी पर्सन को होनी चाहिए। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ व्हीकल अपने आप में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मानी जाएगी, बट उस व्हीकल के अंदर अगर लोग थे तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन माना जाएगा। बट अपने आप में एक खाली गाड़ी को अगर आप रोक रहे हो, हम उसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेन नहीं कहेंगे। तो बेसिकली इस सेक्शन में क्रिमिनल रिस्ट्रेन जो हो रहा है वो एक पर्सन का होना चाहिए, तभी वो पनिशेबल है, नहीं तो वो पनिशेबल नहीं होगा। मद्रास हाईकोर्ट ने क्या बोला है कि वॉलंटरीली ऑब्स्ट्रक्शन अगर आप एक व्हीकल के कर रहे हो जिसके अंदर पर्सन्स आर ट्रैवलिंग, वो अपने आप में रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के अंदर आएगा, उस डेफिनेशन के अंदर फिट होगा। बट अगर एक व्हीकल को आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो जहां पे लोग नहीं है तो वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के अंदर नहीं आएगा। तो बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन जो हो रही है, मोटी बात अगर हम समझे तो ऑब्स्ट्रक्शन किसकी हो रही है, पर्सन्स की हो रही है, ह्यूमन बींग्स की हो रही है, ना कि व्हीकल की या फिर एनिमल की। तो इस सेक्शन में फिट करने के लिए, इस सेक्शन में लाइबिलिटी बिठाने के लिए आपको क्या प्रूव करना है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो किसी पर्सन की है, ह्यूमन बींग की है, किसी व्हीकल की या फिर एनिमल की नहीं है। प्रिवेंट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो बेसिकली ये सेक्शन क्या कहता है कि अगर आप ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहे हो, रुकावट कॉज कर रहे हो, उससे आप क्या कर रहे हो, आप उस इंसान को रोक रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो कि वो सक्सेसफुली या कंप्लीटली एक डायरेक्शन में ना जा सके जिस डायरेक्शन में जाने का उसका क्या था, राइट था। तो ध्यान ये रखने की बात है कि उसका राइट था कि वो इस डायरेक्शन में जा सके, और राइट था ये आपको कहां से ध्यान रखना है, फंडामेंटल राइट हमारा 19 एंड 21 जो कहता है कि जहां मेरी मर्जी आएगी मैं वहां जाऊंगा। मेरे को फंडामेंटल राइट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कि आई हैव द फंडामेंटल राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडियन टेरिटरी। तो अगर आप ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहे हो और आप उस इंसान को रोक रहे हो कि वो एक डायरेक्शन में ना जा सके, तो आप क्या कर रहे हो, एक ऑफेंस कर रहे हो अंडर दिस सेक्शन। क्या ध्यान रखने की बात है, जहां पे कंप्लेनेंट वाज गोइंग इन अ कार्ट और जो पासिंग ऑफ अ बुलॉक कार्ट वाज ऑब्स्ट्रक्टेड बट देयर वाज नो ऑब्स्ट्रक्शन फॉर हिम टू पास, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि नो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन बिकॉज उसको प्रिवेंट नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि कई बार जब हम लोग फॉर एग्जाम्पल आप मान लो किसी मंदिर जाते हैं, किसी मस्जिद जाते हैं, किसी चर्च जाते हैं, तो उस जो होली प्लेस है उसके वहां पे जो गाड़ियां होती हैं, बसेस होती हैं, एकदम एंड तक नहीं जाना अलाउड होता, पहले ही रोक देते हैं। तो अगर एक बैरिकेटर लगा हुआ है और वो आपकी गाड़ी को, वो आपकी बस को रोक रहा है, तो आप क्या बोलोगे, आपको रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर दिया गया? नहीं, क्योंकि उन्होंने ये तो नहीं बोला कि आप पैदल नहीं जा सकते हो, आप पैदल तो जा सकते थे। तो बेसिकली उन्होंने जो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज किया है, जो उन्होंने बैरियर बनाया है, वो गाड़ियों के लिए बनाया है, बसेस के लिए बनाया है, आपके लिए नहीं बनाया। और क्या ध्यान रखना है इस सेक्शन में, पर्सन को ऑब्स्ट्रक्ट करना जरूरी है, पर्सन को प्रिवेंट करना जरूरी है उसके लॉफुल राइट को एक्सरसाइज करने में। तो अगर वो आपको नहीं जाने दे रही एक डायरेक्शन में, तब वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन बनेगा। बट अगर वो बोलते हैं कि सर यहीं पे गाड़ी पार्क कर लो, इसके आगे जाना गाड़ी अलाउड नहीं है, आप पैदल जा सकते हो, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये ऑफेंस हुआ है अंडर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। इस चीज को ध्यान में रखना। प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन, तो मद्रास हाईकोर्ट ने क्या बोला है कि वर्ड्स मीन प्रोसीडिंग इन एनी दैट डायरेक्शन का मतलब है नॉट इन एनी डायरेक्शन बट इन लेस देन रिवर्स डायरेक्शन। तो ऑफेंस जो है पनिशेबल
under 341 need not constitute absolute prevention of one's personal movement but slightless unlawful interference उसकी lawful movement में अपने आप में 339 के अंदर वो बंदा पनिशेबल होगा। ठीक है, ये एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए कि आपको ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करी गई है कि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना जा पाओ। प्रोसीडिंग का क्या मतलब है, जो इस सेक्शन में दिया गया है उसका मतलब है सेक्शन 340 में भी इज नॉट कन्फाइंड टू केस ऑफ अ पर्सन जो कि वॉक कर रहा है अपनी ओन लेग्स पे, मतलब फिजिकल मीन से वो अपने पास पावर है कि वो मूव कर सकता है, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं माना जाएगा। इट इंक्लूड्स द केस ऑफ प्रोसीडिंग बाय आउटसाइड एजेंसी which is in the case of a baby the agency in its natural guardian या फिर protector। तो क्या ध्यान देने की बात है, अगर वो आपको आपकी लेग्स से भी जाने से रोक रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं टू प्रोसीड इन सम डायरेक्शन, देन हम रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट मानेंगे। पब्लिक स्ट्रीट्स का जो बात करें तो पब्लिक स्ट्रीट्स में हर एक पर्सन को राइट है कि वो फ्रीली जा सके, कोई भी कम्युनिटी जो है वो इस चीज में आपको रोक नहीं सकती है। आपके पास राइट है कि आप किसी भी स्ट्रीट पे पब्लिकली लॉफुल यूज कर सको, बट हर एक सिटीजन के पास जब राइट है कि पब्लिक रोड पे वो जा सके लॉफुल मैनर में, या फिर किसी भी डेड बॉडी को पब्लिक रोड से ले जा सके क्रिमेशन करने के लिए, और अगर आप इनको रोकते हो उनकी लॉफुल एक्सरसाइज करने के लिए, उनके जो लीगल राइट्स है उनको एक्सरसाइज करने के लिए, तो आप एक ऑफेंस कर रहे हो अंडर दिस सेक्शन। तो इट वुड नॉट बी अ वैलिड डिफेंस कि अगर आप प्लीड करते हो कि ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करी गई थी कि आप किसी कॉर्प्स को ना लेके जा सको, एंड नॉट टू द पर्सन जो कि उसको कैरी कर रहे हैं, पर्सन जिनको आप प्रिवेंट कर रहे हो कि वो ऐसा कुछ भी कर सके, और या फिर क्या कर सके, कॉन्स्टिट्यूट कर सके एक अनलॉफुल असेंबली, और हर एक मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली क्या होता है, पनिशेबल होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि सेक्शन 341 रेड विद 149 होगा। तो बेसिकली अगर एक अनलॉफुल असेंबली है और अगर आप उनको रोक रहे हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए, तब आप क्या बोलोगे कि वो तो एक अनलॉफुल असेंबली थी, एक अनलॉफुल पर्पस के लिए थी, एक अनलॉफुल मीन से वो कुछ करना चाह रही थी जो कि एक एक्ट है जो कि प्रोहिबिटेड है बाय लॉ, तब आप बोलोगे कि ये ऑफेंस नहीं है। बट अगर आप नॉर्मल लोगों को रोकते हो, उनको उनका राइट फॉलो नहीं करने देते हो, प्रोसीड करने में एनी डायरेक्शन में प्रिवेंट करते हो, तो आप गिल्टी होगे अंडर 339। अब एम क्या है इस सेक्शन का, तो ऑब्जेक्ट ये है कि हम फ्रीडम दी गई है हर एक पर्सन को कि वो मूव कर सके, तो जहां पे राइट है कि वो हर एक डायरेक्शन में जा सके, अगर आप उस राइट को कर्टेल करते हो, मतलब अगर हम स्लाइटलेस ऑफ इंटरफेरेंस भी है मुझे कि मैं अपने राइट को फॉलो नहीं कर पा रही हूं, तो मैं एक ऑफेंस कर रही हूं ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, जो कि असॉल्ट हो या फिर असॉल्ट ना हो। अगर मैं आपको बोल रही हूँ यू कैन नॉट एंटर दिस हाउस, यू कैन नॉट एंटर दिस वे, तो भी वो क्या है, तो भी वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है। असॉल्ट अपने आप में होना जरूरी नहीं है, इवन मेयर यूज ऑफ वर्ड्स अपने आप में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन क्या करता है, बेसिकली वो एक ऐसा अपीयरेंस देता है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू, या फिर इट इज डिफिकल्ट फॉर यू, या फिर इट इज डेंजरस फॉर यू टू गो ऑन दैट पाथ, या फिर वो आपको ऐसा फील कराता है कि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं कर सकते हो। या फिर क्या ध्यान रखना है, इन ऑर्डर टू इन्वोक दिस सेक्शन आपको ये प्रूफ करना जरूरी है कि आपके पास राइट था कि आप इस डायरेक्शन में जा सको, और अगर आपको मैंने नहीं जाने दिया तो आप बोल सकते हो कि मैम आपने किया है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। अब समझते हैं इनकी पनिशमेंट्स। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की पनिशमेंट दी गई है 341 के अंदर, जो है आपकी 1 मंथ या फिर फाइन या फिर बोथ। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट अभी हम पढ़ने वाले हैं, बट उसकी पनिशमेंट समझ लो 1 ईयर फाइन या फिर बोथ। तो यहाँ पे रिस्ट्रेंट की पनिशमेंट है 1 मंथ और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट है 1 ईयर। आप डिटेल में जरा समझते हैं कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की जब हम पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, तो एक चीज जो और ध्यान देनी है वो क्या है कि 1 महीने तक की पनिशमेंट या फिर फाइन, जो कि 500 रुपए तक का हो सकता है या फिर दोनों। और जो ये ऑफेंस है 339 का जो ऑफेंस है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है, ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट, और इसको कंपाउंड भी किया जा सकता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब कुछ केस लॉस करते हैं जो कि लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। मदलाया पेरैया वर्सेस वरुंगति चिरन्ना, इसमें फैक्ट्स कुछ ऐसे थे कि जो अक्यूज्ड और कंप्लेनेंट है वो जॉइंटली ओनर थे एक वेल के, तो उन दोनों के पास क्या राइट था कि वो इसका पानी को इस्तेमाल कर सके एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। अक्यूज जो है उसने स्टॉप कर दिया कंप्लेनेंट को कि वो वाटर को इस्तेमाल ना कर सके, और स्टॉप किया कि जो बुलक्स है वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना जा सके। तो कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि अक्यूज ने ऑफेंस किया है ऑफ 339, उसको मना किया है वेल की तरफ जाने से,
मना किया है उस डायरेक्शन में जाने से, तो उसने ऑफेंस किया है अंडर सेक्शन 339। शोभा रानी वर्सेस द किंग 1950-51 का केस है। आप लोगों को लगेगा बहुत पुराने केसेस हैं, बट ये लैंडमार्क जजमेंट्स हैं और ये बहुत जरूरी है कि आप अपने पेपर में जरूर लिख के आए। तो जो लैंडलॉर्ड थे उसने वाज अक्यूज्ड ऑफ प्रिवेंटिंग हिज टेनेंट कि टेनेंट जो है वो बाथरूम यूज ना कर सके। जब वो टेनेंट को राइट है उसका बाथरूम यूज करने का, जब उस टेनेंट ने उस प्रीमाइसेस को लिया हुआ है किराए पे, तो उसका राइट है कि वो बाथरूम को भी यूज करे। और जब लैंडलॉर्ड उसको रोक रहा है बाथरूम की तरफ बढ़ने से, मतलब ये बाथरूम है और यहाँ पे लैंडलॉर्ड यहाँ पे रोक रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है टेनेंट को कि वो इस डायरेक्शन में जाए, तो उसने क्या ऑफेंस किया है? ऑफेंस किया है अंडर सेक्शन 339। ठीक है, अब क्या समझते हैं? सौरी प्रसाद पटनायक वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 1989 का ये केस है। इस केस में क्या हुआ, जो अक्यूज थे वो एक वेटनरी सर्जन थे जिनको पेमेंट नहीं मिली थी कुछ महीनों से। तो जब उसके सुपीरियर ऑफिसर ऑफिस आए तो उन्होंने एंड स्टार्टेड टू गो बैक, जब वो वापस जाने लगे तो अक्यूज जो है वो इन फ्रंट ऑफ हिज जीप खड़े हो गए। जो सुपीरियर ऑफिसर अपनी जीप में बैठे वापस जाने के लिए, तो जो अक्यूज थे वो उसकी जीप के सामने खड़े हो गए और प्रोटेस्ट करने लगे कि आपने मेरी सैलरी नहीं दी है अभी तक। हाउएवर आफ्टर हिज प्रोटेस्ट ही हैड गिवन द वे टू जीप। तो ये जो जीप है, इस जीप के आगे वो बंदा खड़ा हो गया और क्या बोला कि आपने मेरी सैलरी नहीं दी है। तो इस जीप को इस डायरेक्शन में नहीं जाने दिया उसने। बाद में उसने रास्ता दे दिया। उड़ीसा हाईकोर्ट ने क्या बोला? अक्यूज वाज नॉट हेल्ड गिल्टी फॉर द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, क्योंकि बाद में जब उन्होंने जीप को जाने दिया तो जो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन था उसका ऑफेंस तो हुआ ही नहीं, और जो भी वो बात बोल रहे थे वो अपना बस एक ग्रीवियंस को रेस कर रहे थे, तो यहाँ पे उनको गिल्टी नहीं ठहराया गया। फतेह मोहम्मद 1928 का एक केस है, उसको भी समझते हैं। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का क्या मतलब है कि आप एक मैन को आउट ऑफ अ प्लेस रख रहे हो जहां पे वो रहना चाह रहा है, जहां पे उसका राइट है। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का मतलब है कि आप अब्रिजमेंट कर रहे हो किसी भी पर्सन को अपनी लिबर्टी फॉलो करने से, उसकी विल के अगेंस्ट। तो बेसिकली आप डिप्राइव कर रहे हो इसकी विल पावर से, जो भी इसको करना था उसको वो करने से रोक रहे हो, तो आप एक ऑफेंस कर रहे हो अंडर दिस सेक्शन। लालू पीडी वर्सेस केदारनाथ शुक्ला एंड अनदर, दिसंबर 1963 का ये केस है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्यूज जो है, अक्यूज वाज अ टेनेंट एंड उन्होंने रेंटेड हाउस को लॉक कर दिया एंड दस उन्होंने ओनर है जो उसको एंटर नहीं किया। यहाँ पे जो भी एक्ट था ये वॉलंटरीली था, रॉन्गफुल एक्ट था, और आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो उस ओनर को कि उसके पास राइट है कि वो अपने घर के अंदर जा सके, आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, उसकी जो राइट है ऑफ मोबिलिटी उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। तो आपने क्या किया है? आपने ऑफेंस किया है अंडर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। राजेंद्र सिंह कटोच वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर्स 2007 का ये केस है। कोर्ट ने ये बोला कि डिनाइंग अ को शेयरर द राइट टू एंजॉय जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है। सच केसेस बी इन्फोर्स थ्रू सिविल लॉ रेमेडीज एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को इन्फोर्स नहीं किया जाना चाहिए। जहां पे एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है दो भाइयों के बीच में कि वो घर के अंदर कैसे घुसे और कौन घुसे, तो यहाँ पे क्या देखना है? आपको ये देखना है दिस केस विल नॉट बी ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, देयरफॉर आपको यहाँ पे सिविल लॉ को रेमेडी को एक्सरसाइज करना है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की रेमेडी को एक्सरसाइज नहीं करना है। पार्टीशन में जाइए, सिविल डिस्प्यूट में जाइए, सूट फॉर पोजेशन में जाइए, सूट फॉर डिक्लेरेशन में जाइए, एविक्शन सूट में जाइए, कोई भी रेमेडी एक्सरसाइज करे, बट क्रिमिनल रेमेडी को एक्सरसाइज नहीं करना है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की, जो है 340। तो बेसिकली जब आप किसी को, आपने इस पर्सन ए को क्या करा, किसी भी डायरेक्शन में जाने से रोक दिया, किसी भी डायरेक्शन में जाने से रोक दिया, तो आप क्या कर रहे हो? रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहे हो। तो कोई भी अगर रिस्ट्रेन करता है किसी पर्सन को, प्रिवेंट करता है कि वो किसी भी डायरेक्शन में ना जाए, सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट में ना जाए, किसी भी इस प्रॉपर्टी के बाहर ना जाए, तो आप रॉन्गफुली कन्फाइन करते हो। अगर मुझे मेरे कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है और मेरे को बाहर नहीं जाने दिया जाता, मुझे बाहर जाके फ्रीली मूव नहीं किया जाने दिया जाता, मुझे रॉन्गफुली कन्फाइन किया जाता है, तो हम क्या कहेंगे? 340 का ऑफेंस हो गया। अब क्या समझना है? कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। रमेश जो है उन्होंने आनंदी को एक वॉल्ड स्पेस के अंदर जाने दिया और लॉक कर दिया। तो बेसिकली ये वॉल्ड स्पेस है, इसके अंदर आनंदी को जाने दिया और उसके बाद इसको बाहर से लॉक कर दिया। आनंदी को इन्होंने
देयरफॉर किसी भी डायरेक्शन में मूव करने से मना कर दिया। बेसिकली जो सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स हैं इस कमरे की, इसके बाहर आनंदी नहीं जा सकती। तो रमेश जो है उन्होंने क्या किया है, रॉन्गफुली कन्फाइन किया है आनंदी को। सिमिलरली गब्बर जो है वो अपने लोगों के साथ हथियार लेके जाता है एक बिल्डिंग के बाहर और वीरू को कहता है कि अगर तू बाहर आया तो मैं क्या करूंगा, तुझ पे गोली चला लूंगा, तुझे मार दूंगा या फिर बसंती को मार दूंगा। तो वो क्या कर रहा है, गब्बर जो है रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहा है वीरू को। ठीक है, अच्छा अब समझते हैं कि इस रेसिपी के रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की जो रेसिपी है उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्या क्या उसके अंदर चीजें डलती हैं। तो समझने की बात यह है कि सबसे पहले अक्यूज शुड हैव रॉन्गफुली रिस्ट्रेन्ड द कंप्लेनेंट। बेसिकली रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के जो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स थे वो होने चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए, प्रिवेंशन होना चाहिए, मूव इन एनी डायरेक्शन होना चाहिए और एक पर्सन का होना चाहिए। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में आप प्रिवेंट कर रहे थे कंप्लेनेंट को बियॉन्ड सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट, जो कि उसके पास राइट है अगर मूव करने का, तो आप क्या कर रहे हो, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर रहे हो। 342 में इसकी पनिशमेंट दी गई है जो है 1 साल तक की फाइन या फिर फाइन जो 1000 रुपए तक का हो सकता है या फिर बोथ। समझने की बात यह है कि ये जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल है, ट्राइबल बाय एनी मजिस्ट्रेट है और इसको कंपाउंड भी किया जा सकता है कोर्ट की परमिशन लेके। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब कुछ केस लॉ करते हैं। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस केशव लाल मंगन भाई, 1993 का केस है, लैंडमार्क केस है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्या बोला गया, इस केस में डिस्कस किया गया कि फॉर अ चार्ज ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आपको क्या प्रूव करना है कि एक्चुअल फिजिकल रिस्ट्रिक्शन जरूरी नहीं है। एक्चुअल फिजिकल रिस्ट्रिक्शन होना जरूरी नहीं है। वहां पे हो सकता है कि मैंने कमरे के अंदर आपको बंद कर दिया, चाहे मैंने दरवाजे पे लॉक ना लगाया हो, पर मैंने अगर आपके किसी फ्रेंड के सिर पे बंदूक रखी हुई है तो मैं आपको कन्फाइन कर रही हूँ। मैंने आपको बोला कि ये बंदूक मैं चला दूंगी अगर आप बाहर आए, तो मैंने बेसिकली फिजिकल रिस्ट्रिक्शन तो नहीं करी बट साइकोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शन जरूर करी। तो क्या जरूरी है कि अगर आपने ऐसा इंप्रेशन किसी के माइंड पे क्रिएट किया है या फिर रीजनेबल अप्रीहेंशन किया है कि वो फ्री नहीं है बाहर जाने के लिए, सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट के बाहर वो नहीं जा सकता, तो आप एक ऑफेंस कर रहे हो अंडर दिस सेक्शन। अगर ये इंप्रेशन जो है ये क्रिएट करता है कंप्लेनेंट के माइंड में कि वो सीज्ड है या फिर रिस्ट्रेन्ड है या फिर वो एस्केप नहीं कर सकता और उसको ऐसा लगता है, साइकोलॉजिकल फियर है उसके दिमाग में, तब भी वो एक रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट माना जाएगा। स्टेट वर्सेस बालाकृष्णन 1992 का ये केस है। इसमें जो कंप्लेनेंट है उनको डिटेन किया गया था एक पुलिस स्टेशन में और ये जब उनको कोर्ट में लेके आया गया था, अक्यूज जो है उन्होंने क्लेम किया कि कंप्लेनेंट वाज एट द लिबर्टी टू गो अवे फ्रॉम द पुलिस स्टेशन एट एनी टाइम। जो कोर्ट है उन्होंने क्या रिमार्क किया कि व्हेन अ सिटीजन एंटर्स इनटू अ पुलिस स्टेशन, पुलिस ऑफिसर की अथॉरिटी प्रिवेल करती है उसकी जुरिस्डिक्शन पे और वो क्या कर सकते हैं, एंड दे एंटरटेन इट विद अ रूडी मैनर। तो कोर्ट ने क्या बोला कि अक्यूज ने क्या किया है, ऑफेंस किया है ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो बेसिकली जब आप एक कंप्लेनेंट जो कि कंप्लेंट करने आए हैं, बेचारा दुखियारी है, वो दुखियारी इंसान अगर आपको कंप्लेंट करने आया है और आप बीइंग अ पुलिस ऑफिसर आपने क्या किया, पुलिस स्टेशन के अंदर उसको बिठा के रखा, आपने बोला यहाँ से बाहर नहीं जाना है, ठीक है, आपने वो पुलिस स्टेशन की चार दीवारी के अंदर उसको कन्फाइन करके रखा, आपने उसकी लिबर्टी को कर्टेल करा, तो आपने एक ऑफेंस किया है ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। हामिद एंड ए वर्सेस सुधीर मोहन घोष 1929 का केस है। अक्यूज जो कि एक डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट थे, अंडर द बोनाफाइड इंप्रेशन कि वो दैट द कंप्लेनेंट हैड ट्रैवल्ड विदाउट अ टिकट, उसको रोक लिया उसके हाथ से और ड्रैग किया उसको टिकट कलेक्टर तक और एंड ऑर्डर्ड द टिकट कलेक्टर टू रियलाइज द फुल फेयर। तो ये माना गया कि आपने उसको क्या किया है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया है। तो बेसिकली इस केस में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट जो थे वो अंडर द बोनाफाइड इंप्रेशन थे कि वो ट्रैवल कर रहा है विदाउट टिकट और इसीलिए उन्होंने उसको पकड़ लिया और उसको रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया। जोगया स्टेट वर्सेस केशव लाल मंगन भाई जोगन्या, तो 1993 का ये केस है, जोगया वाला 1951 का केस है। यहाँ पे क्या बोला गया कि एब्सेंस ऑफ डिजायर टू मूव ऑन पार्ट ऑफ द पर्सन कन्फाइंड नो डाउट डिट्रैक्ट्स फ्रॉम इट बीइंग एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। तो बेसिकली अगर वो पर्सन ही बाहर नहीं जाना चाहता, अगर वो उस पर्सन की डिजायर ही नहीं है कि वो बाहर जाए और आपने उसको रॉन्गफुली कन्फाइन नहीं किया है बट वो बंदा खुद से ही बाहर नहीं जा रहा है, तो ये सेक्शन नहीं लगेगा। बट अगर हम बोले कि एक ओमिशन है, हम बोले कि एक ओमिशन है उस पर्सन के ऊपर कि वो अटेम्प्ट नहीं कर रहा भागने का
और देख नहीं रहा, कि कोई उसको देख नहीं रहा है और वो भाग सकता है, इसमें आप नहीं बोल सकते हो कि वो रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट नहीं है। तो प्रूफ होना चाहिए कि एक्चुअल फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, ये अपने आप में एक इसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का। वो जो आपका ऑब्स्ट्रक्शन है वो कैसा हो सकता है, वो मेंटल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, अप्रीहेंशन भी हो सकता है, आपके मन में एक भय भी क्रिएट कर सकते हैं कि अगर आप बाहर गए तो हमने, अब फॉर एग्जाम्पल आप मानो कि आप इस बिल्डिंग के अंदर हो, आप इस बिल्डिंग के अंदर हो और बोल दिया यहाँ पे कि इस बिल्डिंग के बाहर यहाँ पे माइंस बिछाएंगे, हर एक डायरेक्शन में माइन बिठाई हुई है, बाहर आए तो माइन के ऊपर जाके बूम उड़ जाओगे, ठीक है। अब आप बेचारे डर के बैठे हुए हो, अब जिस भी आपके फ्रेंड ने ये लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट करी थी वो आपके साथ मजाक कर रहा था और वो बाहर चला गया, वो तो ये बोल बोल के अपने घर चला गया और सो गया, और आप बेचारे इसके अंदर बैठे हुए हो, इस कमरे के अंदर छुपे हुए हो, डर के बैठे हुए हो और बाहर नहीं जा रहे हो। जो आपका राइट था कि आप फ्रीली मूव कर सको वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक ऑफेंस हो रहा है ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे आपको कन्फाइन किया जा रहा है, चाहे कोई फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, कोई भी माइंड ना हो, बट अगर आपके मन में भय क्रिएट कर दिया, अगर आपके मन में फियर क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पे ऑफेंस हो गया। It must be proved that there was at least such an impression in the mind of a person detained कि वो freely नहीं जा सकता, and therefore ये बोला जाएगा कि wrongful confinement का offense हुआ है। दीप चंद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक केस है। इस केस में अक्यूज जो है रॉन्गफुली कन्फाइन करते हैं किसी के बच्चे को, जो कि एक वेल्दी मैन का बच्चा था। सन को रिलीज किया गया 17 दिन के बाद, ओनली आफ्टर द अमाउंट डिमांडेड वाज रिसीव्ड। देयरफॉर हम क्या कहेंगे कि अक्यूज जो है उन्होंने रॉन्गफुली कन्फाइन किया था उनके बच्चे को, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेक्शंस जो कि बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो आपको क्या समझना है, आपको एक बार इन सेक्शंस को समझ लेना है, उसके बाद ये बहुत आसान है। 343 कहता है कि आप रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहे हो किसी पर्सन को 3 दिन या फिर उससे ज्यादा, तो बेसिकली आप उस बंदे को एक कमरे के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर या फिर किसी सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट के अंदर बंद रख रहे हो 3 दिन या फिर उससे ज्यादा, तो आप एक ऑफेंस कर रहे हो अंडर सेक्शन 343। 344 कहता है कि अगर आप उसको रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहे हो 10 दिन या फिर 10 दिन से ज्यादा, जैसे जैसे नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, आपका जो ऑफेंस है वो उतना ग्रेव होता जाएगा, क्योंकि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है कि मेरे पास राइट है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने राइट दिया है कि मैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के साथ घूम सकूं, जहां मन चाहूं वहां पे जाऊं, जो प्रोफेशन चाहे वो करूं, जहां मन चाहे वहां अपना घर बसाऊं। और आपने मुझे 3 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया या फिर 10 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया, तो जैसे 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 नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे जिसके लिए आप मुझे बंद कर रहे हो, वैसे वैसे मैं क्या बोलूंगी, ऑफेंस जो है ग्रेव होता जाएगा, क्योंकि उतनी ज्यादा आप मेरी फ्रीडम को कर्टेल कर रहे हो, मेरे फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर रहे हो। 345 बात करता है कि आप किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहे हो जिसकी लिबरेशन के लिए एक रिट को इशू करा गया है, और वो रिट जो है, रिट कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि इस बंदे को आप प्रोड्यूस करो। तो जैसे कि हमारी एक रिट होती है हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस की जो रिट होती है उसका मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी। तो अगर किसी भी पर्सन को इलीगली डिटेन किया हुआ है, रॉन्गफुली कन्फाइन करा गया है, और कोर्ट में जाके उसके जो नियर एंड डियर वंस है, उसकी फैमिली मेंबर्स ने एक केस फाइल कर दिया, रिट पिटिशन फाइल कर दी हाई कोर्ट में जाके कि जी हमारा जो ये रिलेटिव है, हमारा जो ये बच्चा है, इसको रॉन्गफुली डिटेन किया हुआ है, रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया है, और जो रिट कोर्ट है उसने अगर ऑर्डर कर दिया कि आप इस पर्सन को लिबरेट करो, फ्री करो और कोर्ट के सामने पेश करो, बट आप नहीं कर रहे हो, आप उसको अभी भी कन्फाइन करके रख रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, एक ऑफेंस कर रहे हो अंडर सेक्शन 345। या फिर आप किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन करते हो एक सीक्रेट के तरीके से, सीक्रेटली कर रहे हो, कंसील करके कर रहे हो, तो आप ऑफेंस कर रहे हो अंडर सेक्शन 346। अब इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कोई भी अगर रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहा है किसी पर्सन को 3 दिन या 3 दिन से ज्यादा, तो उसको सजा होगी 2 साल तक की, फाइन या फिर दोनों। ये जो ऑफेंस है ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल है, ट्राइबल बाय एनी मजिस्ट्रेट है, और इसको कंपाउंड भी किया जा सकता है कोर्ट की परमिशन के बाद।
wrongful confinement for 10 और more days, तो बेसिकली 10 या 10 से ज्यादा दिन के लिए अगर आप किसी को कन्फाइन कर रहे हो तो आपकी सजा हो जाएगी 3 साल तक की या फिर फाइन। तो ध्यान रखो कि 343 में 2 साल तक की सजा है क्योंकि आपने 3 या 3 दिन से ज्यादा कन्फाइन किया, बट 344 में आपने 10 दिन या फिर 10 दिन से ज्यादा उसको कन्फाइन किया तो आपकी सजा कितनी है, 3 साल तक की या फिर फाइन। जो ये ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेसिकली इसमें एफआईआर कटेगी। बेलेबल ऑफेंस है, ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट है और ये कंपाउंड भी किया जा सकता है कोर्ट की परमिशन के साथ। तो स्टूडेंट्स एक जो चीज ध्यान रखने वाली है, हमने बहुत सारे लेक्चर्स में डिस्कस किया है बट मैं फिर से आपकी कन्वीनियंस के लिए और एक क्विक रिवीजन के लिए आपको बता देती हूँ। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं एनसीआर होती है। बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस वो है जिसमें पुलिस वाले से भी आप बेल ले सकते हो बेल बॉन्ड फाइल करके, बट नॉन बेलेबल ऑफेंस में आप क्या करोगे, कोर्ट में जाके ही आपको बेल मिलेगी जब आपकी बेल एप्लीकेशन की सुनवाई होगी जज साहब के सामने। कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, कंपाउंडेबल ऑफेंस वो है जहां पे आप इम्प्रिजनमेंट की जगह जुर्माना देके उस ऑफेंस को कंपाउंड कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस जो थोड़े सीरियस टाइप के ऑफेंस होते हैं जैसे हमारे रेप या मर्डर, उनको आप जुर्माना देके इम्प्रिजनमेंट की जगह सॉल्व नहीं कर सकते हो। ये सब कुछ आप सीआरपीसी में भी पढ़ रहे हो बट जस्ट फॉर योर इजी रेफरेंस मैंने एक बार क्विक रिवीजन कर दी है। अब क्या समझना है, 345 कहता है कि अगर किसी पर्सन को आप रॉन्गफुली कन्फाइन करते हो जिसके लिए रिट इशू हो चुकी है, हेबियस कॉर्पस की रिट इशू हो चुकी है। स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है कि किसी पर्सन को इलीगली डिटेन किया जाता है या फिर कोर्ट ऐसा लगता है कि कोई पर्सन अगर मिसिंग है, किसी का बच्चा मिसिंग है या फिर किसी का कोई रिलेटिव मिसिंग है और उनको ये एक अप्रीहेंशन है कि किसी ने उसको जान के अपने कब्जे में रखा हुआ है, अपने कब्जे में बंद करके रखा हुआ है और उसको जो उसकी फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट है उसका फ्रीडम टू मूव फ्रीली, वो उसका कर्टेल किया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप अपनी रिट जुरिस्डिक्शन जो है हमारे हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की वो एक्सरसाइज कर सकते हो। आप अंडर आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 आप ये जा सकते हो कोर्ट्स में और अपना जो लीगल राइट है उसको इन्फोर्स करा सकते हो। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी, तो जिसकी भी बॉडी को, जिस पर्सन को भी आपने इलीगली डिटेन किया हुआ है, आप उसको प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट में बोल सकते हो। और अगर कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है कि ऐसे पर्सन को आप रिलीज करो, लिबरेट करो, उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फ्रीडम टू मूव उसको वो दे दो, और आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपको सजा होगी 2 साल तक की, प्लस कोई भी ऐसा टर्म जो कि इम्प्रिजनमेंट का है जो कि लाइबल है अंडर दिस चैप्टर, तो आपको वो भी हो सकती है। क्या ध्यान देखना है कि ये भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है, ट्राइबल बाय एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, और आगे से ये एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, मतलब आप जुर्माना देके यहाँ पे जो इम्प्रिजनमेंट है उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब क्या समझना है कि अगर आप रॉन्गफुली कन्फाइन करते हो किसी को सीक्रेटली, तो किसी को भी अगर आप रॉन्गफुली कन्फाइन करते हो किसी पर्सन को भी ऐसे तरीके से इंटेंशनली आप कर रहे हो, कन्फाइन कर रहे हो कि उसके जो इंटरेस्टेड पर्सन है पता ना चल पाए उनको कि आपने उसको छुपाया हुआ है, या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट को ना पता चले, या फिर जो प्लेस ऑफ कन्फाइनमेंट है जहां पे उसको आपने बंदी बना के रखा हुआ है वो किसी को पता ना चल सके, वो कोई डिस्कवर ना कर सके, और वो कोई कौन है, या तो उसकी फैमिली और इंटरेस्टेड पर्सन या फिर वो पब्लिक सर्वेंट, जो कि कहां डिफाइंड है, अंडर सेक्शन 21 डिफाइंड है, तो आप एक ऑफेंस कर रहे हो अंडर सेक्शन 346। पनिशमेंट जो दी गई है वो है 2 साल तक की, इन एडिशन टू कोई और पनिशमेंट जो कि इस चैप्टर के अंदर है। ये जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल है और ट्राइबल है बाय मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, और आगे से आप इसको कंपाउंड भी कर सकते हो कोर्ट की परमिशन के बाद। अब जो नेक्स्ट 2 सेक्शंस हमें करने हैं वो क्या सेक्शंस कहते हैं, 347 और 348। 347 कहता है कि आप किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन करते हो कि आप उसकी प्रॉपर्टी जो है उसको एक्सटॉर्ट कर सको, उससे कोई प्रॉपर्टी ले सको, जैसे कि मेरे बच्चे को आपने रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया कि आप मुझसे फिरौती ले सको, आप मुझसे 10 लाख रुपए ले सको, या फिर आप मुझसे कोई इलीगल एक्ट करा सको, तो आप क्या कर रहे हो, ऑफेंस कर रहे हो अंडर 347। 348 में आप क्या कर रहे हो, आप रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहे हो कि आप उससे कोई कन्फेशन करा सको,
कोई एक ऐसी स्टेटमेंट या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन उससे निकलवा सको जो वो बाउंड नहीं था आपको लीगली देने के लिए। नो वन कैन बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, और हर एक पर्सन को राइट है कि वो साइलेंट रह सके अपने आप के अगेंस्ट, बट आप उसको रॉन्गफुली कन्फाइन करके कुछ उगलवाते हो, कोई ऐसी स्टेटमेंट कराते हो, कोई कन्फेशन कराते हो, जान के कराते हो कि आप केस सॉल्व कर सको। पुलिस वाले ऐसा बहुत करते हैं। या फिर आप क्या करते हो, उसको कंपेल करते हो कि वो कोई प्रॉपर्टी रिस्टोर कर दे, तो आप ऑफेंस कर रहे हो अंडर सेक्शन 348। तो 347 में आपको क्या ध्यान रखना है, 347 में आप रॉन्गफुली किसी को कन्फाइन कर रहे हो और उसको क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो जिससे कि आप कुछ एक्सटॉर्ट कर सको। फॉर एग्जाम्पल, आपने उससे 10 लाख रुपए मांगे, या फिर आपने उससे 10 किलो सोना मांगा उसके बेटे को लेके, उसके बच्चे को रख के, कोई भी ऐसे पर्सन जिसमें वो इंटरेस्टेड है, या फिर आपने कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी मांगी, कोई एफडीज मांग ली, या फिर आपने उसको फोर्स किया कि वो इलीगल एक्ट कर सके, या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे सके, या फिर कोई एक ऐसे ऑफेंस कर सके, तो आप एक ऑफेंस कर रहे हो अंडर सेक्शन 347। इसकी जो पनिशमेंट दी हुई है वो है 3 साल तक की, और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ये जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल है और ट्राइबल बाय एनी मजिस्ट्रेट। आगे ये एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है और इसको आप कंपाउंड नहीं कर सकते हो कोर्ट की परमिशन से भी। अब क्या समझना है कि अगर आप किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हो कि वो किसी भी डायरेक्शन में ना जा सके, उसको बंदी बना के रखा है, और क्या कर रहे हो, उससे एक्सटॉर्ट कर रहे हो कोई ऐसा कन्फेशन या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, या फिर उससे कोई ऑफेंस कराते हो, मिसकंडक्ट कराते हो, या फिर उससे कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी लेते हो, या फिर कोई प्रॉपर्टी रिस्टोर कराते हो, तो आप एक ऑफेंस कर रहे हो अंडर 348। कस्टोडियल टॉर्चर एक बहुत ही फाइन एग्जांपल है। स्टूडेंट्स, होता क्या है कि पुलिस में कभी कभी जब उनके सर के ऊपर प्रेशर होता है, वो लोग, जो लोग एक्चुअली में इनोसेंट होते हैं, केस सॉल्व करने के लिए उनको भी क्या कर लेते हैं, उनको भी अपनी कस्टडी में ले लेते हैं और जानबूझ के उनको जेल के लॉकर में बंद करके उनसे कन्फेशन रिकॉर्ड करा देते हैं कि हाँ जी मैंने ही ये ऑफेंस किया है। या फिर आप क्या करते हो, अगेन दृश्यम वाला एग्जाम्पल, अगर मैंने दृश्यम वाले एग्जाम्पल में याद करो कि अगर उसकी फैमिली को, अजय देवगन की फैमिली को आपने एक कमरे के अंदर बंद कर दिया है, और अब आप अजय देवगन को बोल रहे हो कि अब तुम कन्फेस करो कि बॉडी सैम की कहाँ है, तुम इंफॉर्मेशन दो कि बॉडी सैम की कहाँ है, और ये बात लिख के दो कि तुम ही ने उसका मर्डर किया था, तो आप क्या कर रहे हो, आप रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहे हो उसके इंटरेस्टेड पर्संस को। वो इंटरेस्टेड पर्संस कौन है, उसकी फैमिली है, उसकी बीवी है, उसकी 2 बेटियां हैं, और आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, उससे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ले रहे हो जो वो नहीं है लीगली बाउंड आपको देने के लिए, कोई एक ऐसा कन्फेशन ले रहे हो जो वो लीगली बाउंड नहीं है आपको देने के लिए, तो आप क्या कर रहे हो, एक ऑफेंस कर रहे हो अंडर सेक्शन 348। दृश्यम जो मूवी है स्टूडेंट्स, उसमें बहुत कुछ है सीखने को भी। तो जब आप जबरदस्ती किसी से, जब पुलिस अपना केस को जबरदस्ती सॉल्व करने के लिए किसी से क्या करती है, कुछ उगलवाती है, कोई स्टेटमेंट बुलवाती है, या फिर कोई ऑफेंस कराती है, तो हम क्या बोलेंगे, एक ऑफेंस हो रहा है अंडर सेक्शन 348। पनिशमेंट जो दी हुई है वो है 3 साल तक की, और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ये जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल है, बेलेबल है और ट्राइबल है बाय मजिस्ट्रेट, और इसको कंपाउंड नहीं किया जा सकता कोर्ट की परमिशन के बाद भी। अब स्टूडेंट्स, हम लोगों को करना है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बीच में डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको अच्छे से इसको करना है। क्या ध्यान रखना है कि जो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन है वो जीनस है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन बड़ा बच्चा है, और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट स्पीशीज है, वो एक छोटा बच्चा है। तो पहले क्या करना है कि आपको रिस्ट्रेन को कवर करना है, और उसी के बाद जब आप रिस्ट्रेन को क्या कर दोगे, रिस्ट्रेन सारी डायरेक्शंस में कर देते हो, तो आप किसी को कन्फाइन कर देते हो। उसके बाद क्या समझना है कि यहाँ पे आप उस पर्सन को प्रिवेंट कर रहे हो कि वो किसी डायरेक्शन में ना जा सके, और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में बेसिकली वो इस डायरेक्शन में ना जा सके, आप उसको प्रिवेंट कर रहे हो। और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में वो किसी भी डायरेक्शन में ना जा सके, किसी भी डायरेक्शन में ना जा सके सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट के अंदर, तो आप क्या कर रहे हो, आप रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर रहे हो। आगे जो समझने की बात है वो ये है कि जो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन है वो बहुत ज्यादा सीरियस ऑफेंस नहीं है, उसकी जो पनिशमेंट दी गई है वो 1 महीने तक की है, 500 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो है वो एक सीरियस ऑफेंस है, और उसकी जो पनिशमेंट दी गई है वो ज्यादा दी गई है, और वो क्या है, 1 साल तक की सजा, या फिर फाइन 1000 रुपए तक का, या फिर दोनों। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में आप पार्शियल सस्पेंशन कर रहे हो उसकी लिबर्टी का,
और रॉन्गफुल कंफाइनमेंट में आप क्या कर रहे हो, टोटल सस्पेंशन कर रहे हो। समझने की क्या बात है कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में मैं एक डायरेक्शन में नहीं जाने दे रही, बाकी डायरेक्शन में तो ये जा सकता है। रॉन्गफुल कंफाइनमेंट में मैं इसको किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाने दे रही, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक सीरियस ऑफेंस कर रही हूँ, मैं टोटल सस्पेंशन कर रही हूँ उसकी लिबर्टी का, और यहाँ पे मैं पार्शियल सस्पेंशन कर रही हूँ उसकी लिबर्टी का। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कंफाइनमेंट एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। इसको अगर प्रेशराइज होके पढ़ोगे, सोचोगे कि ओहो बहुत कुछ पढ़ना है, इतने सारे सेक्शंस हैं, तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसको मजे मजे में पढ़ो और बस ये समझो कि अगर मैं आपको एक डायरेक्शन में नहीं जाने दे रही तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, अगर किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाने दे रही, एक कमरे के अंदर आपको बंद कर दिया है, तो रॉन्गफुल कंफाइनमेंट। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एक थोड़ा सीरियस कम है, रॉन्गफुल कंफाइनमेंट ज्यादा सीरियस है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन की सजा क्या है, 1 महीने की और 500 रुपए जुर्माना। रॉन्गफुल कंफाइनमेंट की सजा है 1 साल तक की और 1000 रुपए जुर्माना। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में आप एक डायरेक्शन में नहीं जाने दे रहे और रॉन्गफुल कंफाइनमेंट में आप किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाने दे रहे। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन जीनस है, वो बड़ा बच्चा है, और रॉन्गफुल कंफाइनमेंट छोटा बच्चा है, स्पीशीज है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को मजा आया हो और आप लोगों को अच्छे से समझ आया हो ये कॉन्सेप्ट। तो अब एक बार हम लोग क्या करेंगे, हर बार की तरह हम लोग करेंगे रिकैप कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने पढ़ा 339 में रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का कॉन्सेप्ट, जब आप किसी को एक डायरेक्शन में नहीं जाने दे रहे, जो उसका राइट था, आप प्रिवेंट कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहे हो। ध्यान रखना है कि जो प्रिवेंशन है वो किसी पर्सन की होनी चाहिए, एनिमल की या फिर किसी व्हीकल की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 340 में हमने पढ़ा रॉन्गफुल कंफाइनमेंट, अगर आप सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स के बाहर आप नहीं जाने दे रहे तो आप क्या कर रहे हो, रॉन्गफुल कंफाइनमेंट कर रहे हो। 341 में हमने पढ़ा पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, जो है 1 महीने तक की। 342 में हमने पढ़ा पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कंफाइनमेंट, जो है 1 साल तक की। 343 में हमने पढ़ा अगर आपने रॉन्गफुल कंफाइनमेंट किया है 3 दिन या फिर उससे ज्यादा। 344 में हमने पढ़ा आपने रॉन्गफुल कंफाइनमेंट किया है 10 दिन या फिर उससे ज्यादा। 345 में हमने पढ़ा अगर रॉन्गफुल कंफाइनमेंट किया है जबकि रिट इशू हो चुकी है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है अपने ऑर्डर में कि इस बंदे को लिबरेट किया जाए, इस बंदे को छोड़ दिया जाए, बट आप नहीं छोड़ रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, 345 के अंदर ऑफेंस कर रहे हो। 346 में आपने रॉन्गफुली कंफाइन किया है किसी को सीक्रेटली, उसके इंटरेस्टेड पर्संस को या फिर पब्लिक सर्वेंट को पता नहीं चलने दे रहे कि कहाँ उसको छुपा के रखा है। 347 में आप क्या कर रहे हो, रॉन्गफुल कंफाइनमेंट कर रहे हो कि आप उससे एक्सटॉर्ट कर सको कन्फेशन, ठीक है। और 348 में आप क्या कर रहे हो, उससे क्या कर सको, रॉन्गफुल कंफाइन कर रहे हो कि आप उससे एक्सटॉर्ट कर सको कन्फेशन या फिर कंपेल करो कि कोई प्रॉपर्टी दे, कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है, 347 में कन्फेशन नहीं है, 347 में है प्रॉपर्टी, एक्सटॉर्ट कर सको प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, 347 और 348 का ध्यान रखना है, ऐसे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो आई होप आप लोगों को मजा आया हो आज के इस लेक्चर में। बहुत सारे केस लॉस करे हैं, अगर इन केस लॉस को आपने पेपर में लिख के आओगे तो आपका जो आंसर है वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को मजा आया हो और आप लोग बोर ना हुए हो। आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि आप हमारी PW की ऐप पे जाएं, वहां पे लॉ सिलेक्ट करें, वहां पे फाउंडेशन बैच जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आप मेरे IPC के ये लेक्चर्स को दोबारा देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। आप क्लास नोट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर्स को देख सकते हैं जो कि क्विज फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। तो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको आप मजबूत कर सकते हो उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके। आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कि आगे कौन सी क्लास कब कब आ रही है और क्या क्या नई चीजें लॉ वाला आपके लिए लेके आ रहा है। कल के आने वाले लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग बात करने वाले हैं फोर्स की, क्रिमिनल फोर्स की और असॉल्ट की। तो जब हम किसी भी चीज को मूवमेंट करते हैं, फोर्स करते हैं, हम क्या करते हैं, चेंज इन मूवमेंट करते हैं किसी चीज का, तो उसको फोर्स कहते हैं। अगर वो क्रिमिनल इंटेंशन के साथ है तो क्रिमिनल फोर्स करते हैं। और अगर मैं आपके मन में एक फियर ला रही हूँ कि मैं आपको हिट करने वाली हूँ तो उसको असॉल्ट कहते हैं। तो इन सारे सेक्शंस को हम कल डील करने वाले हैं स्टूडेंट्स, और बहुत मजा आएगा क्योंकि कल के इस लेक्चर में भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे,
स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स का फायदा ये होता है कि कभी कभी स्टूडेंट को लगता है कि हम तो बोर हो रहे हैं, मजा नहीं आ रहा, थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा हो रहा है, बैराक की बहुत लैंग्वेज है, तो जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो उन कॉन्सेप्ट को और इंटरेस्टिंग कर देते हैं और ज्यादा मजेदार बना देते हैं। ऑल्सो कभी कभी क्या होता है, जब हम इतना सारा पढ़ते हैं, लॉ इतना वाइड है, तो हम बहुत सारी चीजें अक्सर भूल जाते हैं। बट हम क्या नहीं भूलते हैं, हम वो स्टोरी नहीं भूलते हैं। जैसे आप दृश्यम की स्टोरी नहीं भूलोगे, अगर आपने दृश्यम नहीं भी देखी है तब भी आप जाके दृश्यम देखोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मैम ने 3-4 बार तो रेफरेंस ली है दृश्यम मूवी की, तो मैं क्यों ना देख के समझूं कि मैम क्या एग्जाम्पल दे रही है। और अगर आपके पेपर में आप कॉन्सेप्ट भूल भी जाओ तो आपको इन एग्जाम्पल्स के फॉर्म से वो पूरी की पूरा कॉन्सेप्ट वापस आ जाएगा। तो क्या ध्यान देने की बात है, आपको ये ध्यान देना है कि एग्जाम्पल्स के साथ, केस लॉस के साथ अगर आप अपना आंसर दोगे तो जो एग्जाम सेटर है उसको भी समझ आएगा कि आपने अच्छे से तैयारी करी है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो एग्जाम्पल्स और केस लॉस को जरूर अच्छे से करना है। बैराक की लैंग्वेज तो पढ़नी ही है, बट इन सब चीजों के साथ करना है। इस फीकी सब्जी को नहीं खाना है, मसाले डालते जाने हैं जो कि हमारे एग्जाम्पल्स हैं और केस लॉस हैं। तो जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट। आई होप आप लोगों को मजा आया हो, क्योंकि मुझे बहुत मजा आया आपको पढ़ा के। और कल मिलते हैं मेरे आने वाले लेक्चर में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।